तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे कि नए चैप्टर को स्टार्ट किए थे ट्रांसपोर्टेशन को। और हम लोग क्या किए थे ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। ठीक है, जहां हम लोग ब्लड तक जाके इंड कर दिए थे। ठीक है, ब्लड का कॉम्पोजिशन आपको पता है क्योंकि हमने उसके बारे में जिक्र किया था। ठीक है, आज हम लोग क्या करना है कि ब्लड को ही आगे लेकर के चलना है। हम लोग पिछले क्लास में बताए थे कि ब्लड का जो रक्त जो हमारे पास ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा को नहीं पढ़ना है। हम लोग किसके बारे में पढ़ना है, ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे आज ब्लड सेल से ही आगे बढ़ेंगे और उसके बारे में चीजों को और समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास हम बताए थे कि हमारे पास जो ब्लड सेल होता है वो मेनली तीन तरह के है। एक है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा कौन सा हमारा प्लेटलेट्स है। ठीक है, तो एक एक करके लेके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, आरबीसी का। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं आरबीसी। आरबीसी। ठीक है, तो सबसे पहले किसका बात करने वाले हैं, आरबीसी का बात करने वाले हैं। अगर हम आरबीसी का बात करें, अगर हम आरबीसी का बात करें कि आरबीसी क्या है, तो आरबीसी के बारे में आप एक बात लिख सकते हैं कि आरबीसी एक ब्लड सेल है। ठीक है, अब क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे पास एक ब्लड सेल है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ब्लड सेल है। ठीक है, जिसका मेन काम क्या है, जिसका मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। ठीक है, कौन सा गैस, ऑक्सीजन, और कौन सा रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा, तो हम बोलेंगे थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी। तो पूरा बॉडी में क्या करता है हमारे पास जो आरबीसी है, ये ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, अच्छा अगर आप आरबीसी के शेप के बारे में बात करें तो इसका आरबीसी का शेप कैसा होता है, सर्कुलर और बाई कॉनकेव होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि इसका शेप कैसा है, सर्कुलर और कैसा है, बाई कॉनकेव। ठीक है, किस तरह का दिखाई देगा, कुछ ऐसा, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये मान लेते हैं कि एक आरबीसी है। अच्छा, इसी आरबीसी में क्या होता है ना, अगर आप बात करें तो इसी आरबीसी में क्या होता है, एक हमारे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना होता है ऐसा। ठीक है, इस प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर को आप हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, इस प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, इस हीमोग्लोबिन के कारण ही, इसी हीमोग्लोबिन कारण ही ब्लड का जो कलर है, ठीक है, इसी हीमोग्लोबिन कारण जो ब्लड का कलर है वो हम लोग कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात ध्यान रखिए कि हीमोग्लोबिन का कारण क्या होता है, ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए एक आरबीसी में ना हमारे पास मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन है, एक हीमोग्लोबिन नहीं है। हमारे आरबीसी में मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन है, जिसमें से सभी के सभी काम नहीं करता है। ठीक है, कुछ कुछ काम करता है, कुछ कुछ काम नहीं करता है। ठीक है, अच्छा एक के बारे में हमको समझना है। अगर एक के बारे में बात करें तो ये हमारे पास क्या था, एक हीमोग्लोबिन है। ये हमारे पास क्या है, एक हीमोग्लोबिन है। ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन अगर बात करें तो एक बार में, अगर हम बात करें तो ये एक बार में क्या करता है, चार गैस के मॉलिक्यूल को, यानी कि जब ऑक्सीजन को लेकर जाना होगा तो ये क्या करेगा, चार एक बार में चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लेकर के जाएगा। ठीक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना होगा तो फिर भी कितना लेके जाएगा, चार ही मॉलिक्यूल ले जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये एक बार में ट्रांसपोर्ट करता है कितना, चार गैस के मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इट ट्रांसपोर्ट फोर मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस, फोर मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ठीक है, तो ये गैस के चार मॉलिक्यूल क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात समझिए, पिछले क्लास में एक बात हम आप लोग को बताए थे कि ये जो हमारे पास आरबीसी होता है, ये जो आरबीसी होता है, ये आरबीसी बनता कहाँ है, तो ये आरबीसी हमारे पास अगर बात करें तो ये बनता हमारे पास रेड रेड बोन मैरो में। तो हम बोल सकते हैं इट formed in
रेड बोन मैरो। ठीक है, ये रेड बोन मैरो में क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करें आरबीसी के बारे में, तो आरबीसी हमारे पास क्या है आरबीसी के बारे में अगर बात करें तो हमारे पास ये 1 ml ब्लड में इसका जो नंबर होता है 5 से 5.5 मिलियन। ठीक है, अगर आप इसके बारे में बात करें तो 1 ml ब्लड में, हमारे 1 ml ब्लड में, ठीक है, 1 ml ब्लड में इसका नंबर कितना होता है, 5 से 5.5 मिलियन होता है। ठीक है, जिसका काम क्या हमारे पास, जिसका काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर बात करें तो ये हीमोग्लोबिन है जो इस प्रकार से काम कर रहा है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो आप इस तरह से आप बोल सकते हैं, अगर इसका ट्रांसपोर्टेशन का अगर हम बात करें तो हम अभी क्या बोले कि ये गैस को ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन को भी डिटेल में अगर हम लिखना चाहते हैं कि किस प्रकार से गैस को ट्रांसपोर्ट करेगा, तो इसमें थोड़ा सा अगर हम डायग्राम बनना चाहें तो डायग्राम बनाकर आपको समझा सकते हैं कि किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसमें अगर डायग्राम बनाए तो मान लीजिए कि ये हम लोग के पास क्या है, ये लंग्स। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसके काम को डिटेल में समझते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, लंग्स है इस तरह से। ठीक है, और लंग्स के अंदर क्या है, अल्वियोलाई है। ठीक है, लंग्स के अंदर क्या है, अल्वियोलाई। अब समझिएगा, मान लीजिए कि ये ब्लड वेसल्स जो यहाँ से जा रहा है किसी सेल्स के पास। ठीक है, अब देखिए ब्लड वेसल्स का अरेंजमेंट ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी बस एक समझने के लिए ऐसा हम बना दे रहे हैं। ठीक है, ताकि चीजें आसानी से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये मान लेते हैं कि हम लोग का ब्लड वेसल्स। ठीक है, और मान लीजिए कि इसके अंदर क्या है, आरबीसी है। इसके अंदर क्या है, आरबीसी है। ठीक है, देखिए ध्यान से, मान लीजिए यहां पर एक सेल है, ये मान लेते हैं सेल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेल। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां से जो आरबीसी, मान लीजिए आरबीसी क्या किया, ऑक्सीजन लेकर के आया, तो ये आरबीसी क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा, किसको, ग्लूकोज को। ठीक है, और जैसे ही ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलेगा, ग्लूकोज क्या करेगा, तोड़ करके एनर्जी बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट के कारण यहाँ से यहाँ मूव कर जाता है, और यहाँ से क्या होगा, ये CO2 को लेकर के, ये क्या करेगा, आरबीसी CO2 को लेकर के इसको यहाँ से आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ से ये क्या करेगा, लगातार आगे बढ़ेगा। कहाँ तक जाएगा ये बढ़ते बढ़ते हमारे लंग्स तक जाएगा। ठीक है, ये क्या लेकर आया है, ये लेकर आया CO2। ये क्या करेगा, यहाँ तक आने के बाद देखिए ध्यान से, आप क्या किए थे, यहाँ से एयर पप खींचे थे, जिसमें क्या था, O2 का अमाउंट ज्यादा था, और यहाँ पे आरबीसी में क्या, CO2 का अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, देखिए अगर आप लंग्स में बात करते हैं, अगर आप लंग्स में बात करें तो लंग्स में CO2 का अमाउंट क्या है, कम है, जबकि लंग्स में O2 का अमाउंट क्या है, ज्यादा। वहीं पे अगर आरबीसी का बात करेंगे तो आरबीसी में क्या होता है, जो O2 है वो कम है अभी, और अभी CO2 क्या है, ज्यादा है। तो हम लोग को एक बात पता है कि कोई भी चीज अपने हाई अमाउंट से कहाँ जाता है, लो अमाउंट की ओर जाता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ आरबीसी से क्या होगा, CO2 निकलेगा और कहाँ को जाएगा, लंग्स में जाएगा, जबकि लंग्स से क्या निकलेगा, O2 निकलेगा और कहाँ आएगा, आरबीसी में आएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अभी जो आरबीसी अब O2 ले लिया है, ये प्योर ब्लड बना करके इसको क्या करेगा, यहाँ तक लेकर के आएगा, कहाँ तक, सेल तक, और फिर से क्या करेगा, सेल को O2 देगा, और CO2 ले करके फिर से कहाँ चला जाएगा, हमारे पास लंग्स के पास चला जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर आप एक काम लिखना चाहते हैं तो आप क्या बोल सकते हैं कि आरबीसी आरबीसी ट्रांसपोर्ट आरबीसी ट्रांसपोर्ट O2 फ्रॉम फ्रॉम lungs to cell, from lungs to cell, but it transport but it transport CO2 from cell to lungs,
सेल टू लंग्स। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो आरबीसी है ये O2 को ट्रांसपोर्ट करेगा लंग्स से सेल तक, और CO2 को ट्रांसपोर्ट करेगा सेल से लंग्स तक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कहानी है पूरा का पूरा हमारे पास किसका, ये बोल सकते हैं आरबीसी के काम का। ठीक है, अब यहाँ पे आरबीसी को हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं, ताकि बहुत ज्यादा और डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये इनफ होता है हम लोग के लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसका, डब्ल्यूबीसी का, जो काफी आसान है हमारे पास। ठीक है, तो सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं किसका, डब्ल्यूबीसी का। तो अगर आप डब्ल्यूबीसी का बात करें, ठीक है, अगर आप डब्ल्यूबीसी का बात करें तो डब्ल्यूबीसी हमारे पास क्या है, एक बात समझते हैं। देखिए डब्ल्यूबीसी क्या है ना, डब्ल्यूबीसी भी एक ब्लड सेल्स है। डब्ल्यूबीसी भी क्या है, ब्लड सेल्स है, जो क्या करता है, हम लोग को बोल सकते हैं कि प्रोटेक्ट करता है कहाँ से, इन्फेक्शन से। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं अच्छा कैसे प्रोटेक्ट करेगा, ये हमारे पास क्या करता है, इसका मेन काम होता है हमारे शरीर में जो भी बेकार की चीजें आई है, जैसे जो भी हमारे पास बैक्टीरिया वायरस आया है उसको किल करना। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि प्रोटेक्ट अस इट प्रोटेक्ट सॉरी it protect us from from infection it protect us from infection by killing microorganism by killing microorganism। ठीक है, तो ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार करके हम लोग को इन्फेक्शन से क्या करता है, बचाने का काम करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से, अगर आरबीसी का आप शेप का बात करें, अगर आप आरबीसी के शेप का बात करें तो आरबीसी का जो शेप होता है ये हमारे पास इरेगुलर होता है, इस तरह से अमीबा लाइक। ठीक है, तो इसका शेप कैसा होता है, इरेगुलर होता है, बीच में क्या है, इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसा शेप है, इरेगुलर है। ये हमारे पास कैसा होता है, इरेगुलर होता है। ठीक है, अच्छा इसका मूवमेंट ध्यान रखेगा, अमीबॉइडल मूवमेंट। एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है कि हमारे पास बोलता है कि ऐसा दो सेल का नाम बताओ जो अमीबॉइडल मूवमेंट परफॉर्म करता है। ठीक है, तो एक तो खुद अमीबा हो जाएगा अमीबॉइडल मूवमेंट के लिए, और दूसरा हमारे पास कौन रहता है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का जो मूवमेंट है ना, उसका उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, अमीबॉइडल मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास क्या है, जो डब्ल्यूबीसी है ये अमीबॉइडल मूवमेंट क्या करता है, परफॉर्म करता है। और साथ में अगर आप बात करें तो हमारे पास अमीबा भी क्या है, हमारे पास अमीबा भी क्या है, जो अमीबॉइडल मूवमेंट परफॉर्म करता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात को और समझते हैं। ठीक है, आ जाइए, अगर हम इसके बारे में बात करें तो हमारे पास देखिए, हम ये बातें कहाँ निकल ली, अच्छा ये कहाँ मिलेगा आपको, तो इसका जो नंबर है ना वो ब्लड में कम होता है, इस बात को समझ लीजिए। इसका नंबर क्या होता है, ब्लड में कम होता है, लेकिन लिम्फ में क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि ये हमारे पास अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इन ब्लड आर लेस, बोल सकते हैं इन ब्लड WBC in blood WBC are present in blood WBC are present in less quantity but it present in lymph in more quantity in more क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास लिम्फ में क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है, जबकि ब्लड में क्या होता है, ये कम अमाउंट में होता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें और समझाते हैं। ठीक है, हम क्या बातें समझा रहे हैं, इस बात को समझिएगा। हमारे पास जो डब्ल्यूबीसी है ना, हमारे पास जो डब्ल्यूबीसी है ये टोटल 5 तरह के होता है। ठीक है, अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी का, तो डब्ल्यूबीसी जो है बॉडी के अंदर ये टोटल 5 अलग अलग तरह के हैं। ठीक है, देखिए मेन इसका टाइप दो ही बताया जाता है। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, बाकी इतना डिटेल नहीं समझना हम लोग को। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे केवल क्या कर लेना है, पांचों टाइप का नाम ध्यान रख लेना है। ठीक है, अगर आप ध्यान रख पाते तो बढ़िया बात है, और नहीं रख पाते तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक हमारे पास होता है कौन सा, बैसोफिल्स।
ठीक है। दूसरा होता है इओसिनोफिल, ठीक है, दूसरा क्या होता है, इओसिनोफिल्स, ठीक है। तीसरा होता है हमारे पास लिम्फोसाइट, ठीक है, तीसरा क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है। और चौथा का अगर हम बात करें, चौथा का बात करें तो मोनोसाइट, मोनोसाइट। और एक लास्ट हमारे पास होता है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ये पांच तरह का हमारे पास क्या है, डब्ल्यूबीसी है, जिसमें से सुनिएगा ध्यान से, मारने का तरीका ये, इसका देखिए मेन काम क्या है, मेन काम है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको किल करना जो बॉडी में आएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कहानी कहानी ये है कि इन पांचों में से तीन ऐसा है जो क्या करेगा, हमारे पास एंटीबॉडी बना करके किल करता है किसको, इन्फेक्शन को, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। जबकि हमारे पास दो ऐसे हैं जैसे न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये दोनों ऐसा है ना जो क्या करता है, डायरेक्टली इंगल्फ कर जाता है किसको, हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो ये भी मारता है, ये भी मारता है, ये तीनों सब मारते हैं, ठीक है। तरीका बस दोनों का सबका क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो ये हमारे पास कहानी है किसका, डब्ल्यूबीसी का। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम बात करते हैं किसके बारे में, हमारे पास रक्त, सॉरी, प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। अच्छा ध्यान रखिएगा कि हमारे पास डब्ल्यूबीसी कलर कैसा, व्हाइट है, या फिर कई बार इसको कलरलेस ही बोल देता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ना हीमोग्लोबिन नहीं है, ठीक है। तो अगर एक्स्ट्रा पॉइंट में अगर आप ध्यान रख सके तो आप इसको ध्यान रख लीजिए कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन अपसेंट होता है, ठीक है। इसीलिए इसका कलर कैसा दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई देगा, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, या फिर कई बार इसे वो क्या लिख देता है, कलर लेस लिख देता है, ठीक है। तो कलर लेस ही बोल सकते हैं या फिर व्हाइट भी बोल सकते हैं। क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है इसके लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं और बातों को और समझते हैं, ठीक है। चलिए तो हम चलते हैं थोड़ा सा कहाँ पे, ब्लड प्लेटलेट्स पे चलते हैं और चीजों को और समझते हैं, ठीक है। तो पहले हेडिंग लगा लेते हैं ब्लड प्लेटलेट्स का। ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा, डब्ल्यूबीसी भी कहाँ बनता है, रेड बोन मैरो में, ठीक है। तो ब्लड प्लेटलेट्स का अगर बात करें तो ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है, ये फ्रैगमेंट होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये ब्लड सेल तो है, लेकिन ये बना है कैसे, बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट, ठीक है। अब मेगा कैरियोसाइट क्या है, तो मेगा कैरियोसाइट होता है बोन मैरो में बोन मैरो में बनने वाला एक सेल जिसको मेगा कैरियोसाइट कहते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि बोन मैरो मेगा मेगा कैरियोसाइट बनता है। अब कैसे बनता है इसको समझना नहीं है, ठीक है। तो एक बात खाली दिमाग में बैठा लीजिए कि हमारे पास ब्लड प्लेटलेट्स क्या है, तो ये भी एक ब्लड सेल है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इट इज ए ब्लड सेल विच फॉर्म्ड, इट इज ए ब्लड सेल विच फॉर्म which formed by the by the fragmentation of which formed by the fragmentation of मेगा कैरियोसाइट, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास, जैसे अगर हम इसमें दिखाना चाहें, अगर इसमें दिखाना चाहें तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या एक सेल है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, मेगा कैरियोसाइट नाम है, ठीक है। अब क्या होगा समझिएगा, होगा ये कि ये मेगा कैरियोसाइट क्या होता है, कई पार्ट्स में टूट जाता है, ऐसा छोटा छोटा पार्ट्स में टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, इसका फ्रेगमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये है फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट, इसको आप क्या बोल सकते हैं, फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट, फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट, ठीक है। मेगा कैरियोसाइट जिसके अंदर क्या है ना, जिसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस अब्सेंट है, जिसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, ठीक है। इसी फ्रेगमेंट को आप क्या बुलाते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स बुलाते हैं, ठीक है। तो इस फ्रेगमेंट को आप क्या बोल सकते हैं, इस फ्रेगमेंट को आप ब्लड प्लेटलेट्स कह सकते हैं, ठीक है।
इस फ्रेगमेंट को आप क्या बोल सकते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स बोल सकते हैं। अब समझिए इसका मेन काम क्या है, ठीक है। तो इसका मेन काम के बारे में अगर बात करें तो ब्लड प्लेटलेट्स का मेन काम होता है हमारे पास ब्लड को क्लॉट करना, ठीक है। कैसे क्लॉट करेगा, तो ये हमारे पास क्या करता है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, किसके साथ मिल करके, तो हमारे पास हमारे पास कुछ प्रोटीन है, ब्लड प्रोटीन, ठीक है। तो ब्लड प्रोटीन के साथ मिलकर के नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, जिसको फाइब्रिन कहते हैं, ठीक है। वही फाइब्रिन बन जाता है एट द प्लेस ऑफ कट, ठीक है। कट के प्लेस पे क्या हो जाएगा, हमारे पास फाइब्रिन फॉर्म हो जाएगा, जिसमें क्या होता है, ब्लड सेल्स आकर के फंस जाते हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स आकर के रुक जाते हैं, जिसके वजह से ब्लड बाहर बहना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को आप क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इसका देखिए डिटेल मैकेनिज्म कि किस प्रकार से ब्लड क्लॉट होता है, एक एक प्रोटीन के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे नहीं कर सकता, थोड़ा सा इसको शॉर्ट में हम समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर इसका एक लाइन में अगर हम काम लिखना चाहें, अगर एक लाइन में इसका काम लिखना चाहें, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट हेल्प इन इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ये हमारे पास क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब बात यह है कि कैसे ब्लड क्लॉटिंग करेगा, ठीक है। तो समझिएगा, अगर हम यहाँ पे डायग्राम की मदद से आपको दिखाना चाहें, तो हम इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि मान लीजिए ये क्या है, ये किसी पर्सन का हैंड, ठीक है, ऐसा। ये ब्लड वेसल्स इस प्रकार से, ऐसा। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, कोई इंजरी हुआ, ठीक है, चोट लग गया, चोट लग गया। जैसे ही चोट लगेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ का पार्ट डैमेज हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही यहाँ का पार्ट डैमेज होगा, जैसे ही यहाँ का पार्ट डैमेज होगा, तो ये ऐसा दिखाई देना शुरू करेगा। अच्छा, अगर ये मसल्स केवल कटा है तो ब्लड नहीं आएगा, ठीक है। ब्लड कब आएगा, जब ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाएगा तब आएगा, ठीक है। अब जैसे ही ब्लड वेसल डैमेज होता है ना, जैसे ही ब्लड वेसल्स डैमेज होगा, तो क्या होगा, यहाँ से ब्लड निकलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। अब देखिए होता क्या है, तो जैसे ही ब्लड निकलना शुरू होता है ना, देखिए अब इसको थोड़ा सा हम अलग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा क्या है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, ऐसा। समझिए अब होता क्या है, इसे यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हुआ यह है कि ये डैमेज हो गया है, जहां से ब्लड क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब जैसे ही डैमेज होता है ना, तो हमारे पास तो क्या होता है, मैसेज आता है ब्रेन को, जहां से क्या होगा, ब्लड प्रोटीन के पास मैसेज आएगा। और ये ब्लड प्रोटीन, हमारे ब्लड में क्या होता है, कुछ ब्लड प्रोटीन होते हैं, जैसे फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो ये ब्लड प्रोटीन, फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, बहुत सारा, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्लड प्रोटीन क्या होता है, प्लेटलेट्स के साथ प्लेटलेट्स के साथ मिल करके क्या बनाएगा, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से, ठीक है। एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं फाइब्रिन, ठीक है। इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, फाइब्रिन। और यही नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहां पर आकर के अटैच हो जाएगा, यहां पर, ठीक है। यहां पे आके क्या होता है, इस तरह से ये अटैच हो जाता है, ठीक है, ऐसा। अच्छा, इसमें काफी मतलब बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन फिर भी समय लगता है, ठीक है। अब जैसे ही ये फाइब्रिन आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा ना, तब क्या होगा, इसमें जो भी ब्लड में हमारे पास सेल्स था, जैसे यहाँ पर जो ब्लड निकल रहा था, इसमें क्या होगा, ब्लड में हमारे पास सेल्स भी होगा, ठीक है। तो जो भी सेल्स होगा, अब क्या होगा, ये होल में क्या होता है, आकर के इस तरह से फंस जाता है, जिसकी वजह से अब क्या है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो इसी को आप क्या बोलते हैं, ये जो फाइब्रिन प्लस ब्लड सेल्स है, इसी को आप क्या बोलते हैं, क्लॉट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो चीज है, एक है हमारे पास फाइब्रिन, और दूसरा कौन है, ब्लड सेल्स है, ठीक है। दूसरा कौन है, ब्लड सेल्स है। इन्हीं फाइब्रिन और ब्लड सेल्स को एक साथ मिला करके आप क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉट बोलते हैं, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग करता है कौन, हमारे पास
जो प्लेटलेट्स है वो करता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात को और समझते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास क्या हुआ, पूरा का पूरा ब्लड का कहानी खत्म हुआ। अब यहाँ से सेकंड पार्ट पे याद करिए, हम बताए थे कि ह्यूमन का जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसमें मेनली तीन पार्ट है। ठीक है, एक ब्लड है, दूसरा हार्ट है, और तीसरा कौन है, ब्लड वेसल्स है। ठीक है, तो हम लोग पूरा का पूरा कहानी खत्म कर लिए हैं किसका, ब्लड का। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे हार्ट पर और हेडिंग लगाएंगे ह्यूमन हार्ट का। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट हेडिंग लगाएंगे और यहां से कहानी को और आगे लेकर के चलेंगे। ठीक है, चलिए ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट का हम बात करें तो ह्यूमन हार्ट क्या है, एक हमारे पास सॉफ्ट ऑर्गन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सॉफ्ट ऑर्गन। तो ह्यूमन हार्ट क्या है, एक सॉफ्ट ऑर्गन है जो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, पंप ब्लड विच पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, ब्लड को पंप करना पूरा बॉडी में, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि इट हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो अच्छा कैसे पंप करता है, तो इसका मेन काम है हमारे पास ब्लड के ऊपर क्या करना, प्रेशर बनाना, ऐसी प्रेशर के कारण ठीक है ब्लड क्या होता है, पूरा बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि इट, आप बोल सकते हैं कि अप्लाई प्रेशर इट अप्लाई प्रेशर ऑन the blood on the blood by which it it कौन, ब्लड। ठीक है, by which it, या फिर इट नहीं लिखते, by which blood by which blood circulate by which blood circulate throughout the body throughout the body। ठीक है, ऐसा। तो आप ये बोल सकते हैं। अब समझिए कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारे पास जो हार्ट है, ये हार्ट कहाँ बैठा हुआ है, दोनों लंग्स के बीच में। अच्छा ये कहाँ होता है, तो इस बात को समझिए कि इट प्रेजेंट इन थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी, ठीक है, ये कहाँ मिलेगा आपको, थोरैसिक कैविटी में मिलेगा। ये प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ये दोनों लंग्स के बीच में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इट प्रेजेंट बिटवीन टू लंग्स। it present between two lungs, it slightly it slightly tilted toward it slightly tilted toward लेफ्ट साइड। ठीक है, तो हमारे पास अगर बात करते हैं बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर क्या है, हमारे पास टिल्टेड है, थोड़ा सा झुका हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेसिक बात हुआ किसके बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में। अब इस ह्यूमन हार्ट को अगर हम बात करें तो ह्यूमन हार्ट क्या है, सॉफ्ट ऑर्गन है, तो इसको प्रोटेक्शन भी तो चाहिए। ठीक है, तो प्रोटेक्शन देने के लिए कई सारा चीज है। ठीक है, अगर वो बात समझना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। अगर ये स्ट्रक्चर हमको समझ में आ जाता है तो हम लोग को इसका पूरा का पूरा चीजें समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में क्या करते हैं, बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट का अगर स्ट्रक्चर का बात करें तो ह्यूमन हार्ट जो है ना, ह्यूमन हार्ट जो है वो कुछ इस प्रकार से इसको बनाते हैं। मान लीजिए इस तरह से, एक रफ डायग्राम बना रहे हो समझाने के लिए केवल। ठीक है, बाकी आप किताब से भी डायग्राम को बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
ठीक है, ऐसा, इस तरह से। ठीक है, देखिए ये हमारे पास क्या हार्ट है। अच्छा, इस हार्ट में अगर बात करें तो चार हमारे पास अलग अलग क्या होता है, चैम्बर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ह्यूमन हार्ट के पास कितना चैम्बर है, चार चैम्बर है, जिसमें से ऊपर वाले को अट्रियम या ऑरिकल कहते हैं और नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम बात करें, अच्छा ऑरिकल भी क्या दो गो है, तो आप एक को राइट और एक को क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप बोल अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये हमारे पास क्या है, राइट वेंट्रिकल, और ये कौन है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बांट सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो बीच में दीवार दिख रहा है, ये इसको आप इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहते हैं। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इसका क्या बोलते हैं, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहते हैं। ठीक है, अच्छा इस लाइन को, ये जो इसको डिवाइड कर रहा है, वेंट्रिकल को जो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं, ऑरिकल को दो पार्ट में डिवाइड करने वाले लाइन को आप क्या बोलते हैं, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम बोलते हैं। तब वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाले को आप क्या बोलेंगे, इंटर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, ऐसा। अब एक बात समझिए, हमारे पास अगर बात करें तो हार्ट क्या था, बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन था। ठीक है, अच्छा ये जो आपको दिखाई दे रहा हार्ट, जो राइट ऑरिकल है और जो राइट वेंट्रिकल है, इसके बीच में होल दिखाई दे रहा, बाकी ऐसा कोई होल होता नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे इस प्रकार से वॉल्व लगा होता है। ठीक है, ऐसा ऐसा, ये जो इधर दिख रहा इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो बाइक स्पीड वॉल्व किसको बोलेंगे, तो बाइक स्पीड वॉल्व बोलते हैं हम लोग एक ऐसा वॉल्व जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, इसको आप क्या बोलते हैं, बाइक स्पीड वॉल्व, या फिर इसका दूसरा नाम होता है मिट्रल वॉल्व। ठीक है, आप इसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, जबकि इस इस वॉल्व को आप क्या बोलते हैं, इस वॉल्व को आप ट्राइक स्पीड वॉल्व कहते हैं। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, राइट ऑरिकल को और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करना। इसके अलावा ये बैक फ्लो को हमारे पास क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, हमारे पास जो वॉल्व है, चाहे वो बाइक स्पीड हो और चाहे ट्राइक स्पीड हो, ठीक है, वॉल्व का मेन काम क्या होता है, वॉल्व का मेन काम है, इट प्रिवेंट इट प्रिवेंट बैक फ्लो, इट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड हार्ट। ठीक है, ये हार्ट के अंदर क्या करता है, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे हार्ट के चारों, देखिए हार्ट हमारे पास सॉफ्ट ऑर्गन है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर क्या किया है, इसके चारों ओर एक लेयर बना कर दिया है। ठीक है, दो लेयर मेनली होता है, जिसमें से अगर हम बात करें तो एक लेयर तो बिल्कुल इसके कांटेक्ट में है, तो एक लेयर बिल्कुल इसके कांटेक्ट में बना रहे। ठीक है, ऐसा एक पहला लेयर जो होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, हार्ट के बिल्कुल कांटेक्ट में होता है, इस प्रकार से। ठीक है, बाकी सेकेंड लेयर जो हमारे पास होता है, जो सेकेंड लेयर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, थोड़ा सा उसके बीच में गैप होता है। ठीक है, जबकि हमारे पास, अच्छा बहुत ज्यादा गैप नहीं, इतना ज्यादा गैप नहीं है कि मतलब प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करें, इसको थोड़ा सा हम फिर से बना लेते हैं, कि कुछ और ही बन गया था। चलिए, तो ये फर्स्ट लेयर है। ये फर्स्ट लेयर इस प्रकार से है। ठीक है, इसी के जस्ट ऊपर यहां पर सेकेंड लेयर होता है। अच्छा, हार्ट को कार्डियक भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा कि हार्ट को हम लोग क्या बुलाते हैं, कार्डियक बुलाते हैं, और इसके चारों ओर जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, इसको पेरिकार्डियम कहते हैं।
ठीक है। तो इसके चारों ओर जो प्रोटेक्टिव, डायग्राम को थोड़ा सही कर लीजिएगा क्योंकि डायग्राम सही से बना नहीं है, बाकी कोई बात नहीं, समझने के लिए इनफ है। तो ये जो बाहर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ऑटर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ऑटर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। जबकि जो अंदर में है इसको आप बोलते हैं इनर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, इनर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ठीक है। अच्छा, इसका काम का अगर आप बात करें, इसके काम का अगर बात करें तो इसका मेन काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है हार्ट को, इट प्रोटेक्ट हार्ट, इट प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम इंजरी बोल सकते हैं सीधा, फ्रॉम इंजरी एंड इन्फेक्शन, फ्रॉम इंजरी एंड इन्फेक्शन। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर अगर हम बात करें तो इन पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन का मेन काम क्या है, हार्ट को प्रोटेक्ट करना इंजरी से और इन्फेक्शन से। इसके अलावा अगर आप बात करें तो इस दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आपको इम्प्टी स्पेस दिखाई दे रहा होगा। इस इम्प्टी स्पेस को अब पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं, पेरिकार्डियल स्पेस। ठीक है। इस पेरिकार्डियल स्पेस या कैविटी में क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है। ठीक है। इस फ्लूइड को आप क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है। तो ये जो आउटर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन और इनर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो स्पेस रहेगा इसको पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं। जबकि इसमें जो मेम्ब्रेन होता है, सॉरी, इसमें जो फ्लूइड होता है इस फ्लूइड को आप पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है। इस फ्लूइड का मेन काम क्या है, शॉक को एब्जॉर्ब करना। तो आप बोल सकते हैं कि इट प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम एब्जॉर्बिंग शॉक, एब्जॉर्बिंग शॉक। ठीक है। तो क्या करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करके हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है। अब कुछ बातें और इसमें बाकी है। ठीक है। तो कुछ बातें और बताते हैं एक अगला डायग्राम बना करके। तो इसमें जो बाहर बाहर से अंदर की जो स्ट्रक्चर्स होती है जो आपको याद करना है वो हम बना दिए हैं। अब थोड़ा सा और स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, बनाएंगे और इसका वर्किंग को हम समझाएंगे। ठीक है। तो अगला स्ट्रक्चर जो बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, वर्किंग को थोड़ा समझाएंगे। ठीक है। तो चलिए आइए और समझाते इस बात को। तो आप यहाँ पे हेडिंग लगा सकते हैं, वर्किंग ऑफ हार्ट। ठीक है। या फिर स्ट्रक्चर में ही काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, वर्किंग समझ रहे हैं, वर्किंग ऑफ हार्ट। चलिए तो एक नया डायग्राम बना लेते हैं, बहुत सिंपल सा डायग्राम, कोई हार्ड डायग्राम नहीं बनाएंगे हम लोग। ठीक है। बस समझना हम लोग को और कुछ नहीं करना है। ठीक है। चलिए यहाँ पे कौन है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड और यहाँ पे कौन है, बाइकस्पिड। ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, हमारे पास जो हार्ट है ना, हार्ट के राइट अट्रियम में, हार्ट के राइट अट्रियम में क्या होता है, एक ब्लड वेसल्स आके कनेक्टेड होता है। ठीक है। यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है। ऐसा, इस ब्लड वेसल्स को आप वेना कैवा कहते हैं। ठीक है। इसको आप क्या बोलते हैं, वेना कैवा, जो आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। एक चल जाएगा कहाँ से, शोल्डर के ऊपर वाले पार्ट में, एक चल जाएगा शोल्डर के
नीचे वाले पार्ट में, ठीक है। जो शोल्डर के ऊपर वाले पार्ट में जाता है इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कैवा, ठीक है। तो जो ऊपर वाले पार्ट में जाएगा शोल्डर के उसको आप क्या बोलेंगे, सुपीरियर वेना, सुपीरियर वेना कैवा। और जो नीचे वाले पार्ट में जाएगा इसको आप क्या बोलिएगा, इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। समझिए इसका काम क्या है, इसका काम है, इसका काम है, देखिए दोनों का काम तो सेम ही होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इट कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करता है, ठीक है। सुपीरियर वाला कहाँ से करेगा, सुपीरियर वाला हमारे पास बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से, यानी शोल्डर के ऊपर वाले पार्ट से कलेक्ट करेगा। जबकि इंफीरियर वेना कैवा क्या करेगा, ये बॉडी के नीचे वाले पार्ट से, यानी शोल्डर का जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, हमारे पास जो लेग्स है, यहाँ से क्या करता है ये हमारे पास कलेक्ट करता है इम्प्योर ब्लड को, ठीक है। तो हमारे पास अगर इंफीरियर वेना कैवा का हम एक बात लिखना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि इंफीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, या फिर आप सीधा बोल सकते हैं कि इट कलेक्ट, इट कलेक्ट इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड कहने का मतलब क्या हुआ, ब्लड में क्या है, CO2 घुला हुआ, तो इट कलेक्ट इम्प्योर ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। जबकि अब बात करें कि इसका सुपीरियर वेना कैवा का, तो इसका मेन काम क्या होता है, इट कलेक्ट ब्लड, इट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ बॉडी, अपर पार्ट ऑफ बॉडी। तो क्या करता है, ये इसका मेनली काम है बॉडी के अपर पार्ट से कलेक्ट करना इम्प्योर ब्लड को, ठीक है। तो इस ब्लड को हम थोड़ा यहाँ पे दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ से क्या हुआ, इस तरह से इम्प्योर ब्लड इंटर किया है, ठीक है। अच्छा, इंटर करके ये क्या करेगा, वेना कैवा के थ्रू, वेना कैवा के थ्रू ये ओपन कहाँ होगा, राइट अट्रियम में। ये कौन था हमारे पास, राइट अट्रियम, ये राइट अट्रियम में आया। अब थोड़ा वर्किंग को समझिए, ये इम्प्योर ब्लड आ चुका है। अब देखिए आने के बाद क्या होता है ना, थोड़ा सा हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन समझिए, ठीक है। हार्ट क्या होता है, जैसे राइट अट्रियम में ब्लड आएगा तो दोनों अट्रियम क्या करेगा, एक साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। और जैसे ही दोनों अट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड क्या करता है, इस पे प्रेशर जनरेट करेगा ट्राइकस्पिड वाल्व पे, जिसके वजह से ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और सारा का सारा इम्प्योर ब्लड कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास जैसे ही ब्लड राइट अट्रियम में आता है, जैसे ही ब्लड क्या हो जाएगा, राइट अट्रियम में आएगा वेना कैवा के थ्रू, तो ये अट्रियम, दोनों अट्रियम क्या करेगा, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसके वजह से ट्राइकस्पिड वाल्व के ऊपर ब्लड के द्वारा प्रेशर जनरेट होगा। और ये प्रेशर के कारण क्या हो जाता है कि पूरा का पूरा जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ये ओपन होगा, जैसे ही ये ओपन होता है, जैसे ही ये ओपन होता है तो ये क्या हो जाएगा, सारा का सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। ये कौन है, ये है राइट वेंट्रिकल। तो सारा का सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अच्छा, ये भी जो आया है ये हमारे पास क्या, इम्प्योर ब्लड है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से इस बात को समझिए। अब ये होगा कि जैसे ही राइट वेंट्रिकल में आएगा तो अब राइट वेंट्रिकल में जैसे ब्लड आएगा ना, तो अब बारी है वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने का, और अट्रियम क्या करेगा, अभी अभी रिलैक्स करेगा वो, ठीक है। तो अब वेंट्रिकल क्या करेगा, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा, और अट्रियम क्या करेगा, रिलैक्स करना शुरू करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, अट्रियम रिलैक्स करेगा और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब जैसे ही अट्रियम रिलैक्स करना शुरू करेगा, जैसे ही अट्रियम रिलैक्स करना शुरू करेगा, तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये वापस से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और जैसे ही ये बंद हो जाएगा ना, तब दोबारा ये खुलेगा नहीं, ठीक है, दोबारा खुलेगा नहीं। तो ठीक है, तो एक सिचुएशन समझिए कि ब्लड अभी अभी वेंट्रिकल में आया है, तब वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा। और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा, जैसे इस तरह से ये मान लेते हैं कि हमारे पास क्या वेंट्रिकल है और ये अट्रियम है। अब ब्लड यहाँ पे वेंट्रिकल में आया है तो वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये हमारे पास क्या करता है, रिलैक्स करना शुरू करता है, ठीक है। ये इस तरह से रिलैक्स करना शुरू करेगा। अब जैसे रिलैक्स ये करता है ऑरिकल, तो क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता है, ठीक है। बंद हो जाएगा तो वेंट्रिकल का जो ब्लड है ये क्या करेगा,
इसको कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, क्योंकि इस पे प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, खुद को ले जाने के लिए, देखिए होता क्या है हमारे 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 हार्ट में अगर बात करें, तो हम सब के हार्ट में क्या होता है, इस राइट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल्स बाहर की ओर निकल रहा होता है, इधर ऐसा, ठीक है, ऐसा। अच्छा, ये जो है ये कहाँ जाएगा, ये लंग्स में जाएगा, दोनों लंग्स में जाता है डिवाइड करके, ठीक है, हम नहीं दिखा रहे डिवाइड करके इसको। बाकी ये दोनों लंग्स में जाएगा, जाने के बाद क्या मान लेते हैं कि यहाँ पे कौन है, लंग्स है, ये है वॉल ऑफ लंग्स, वॉल ऑफ लंग्स, ठीक है। अच्छा, लंग्स के अंदर क्या होगा, O2 होगा, ऑक्सीजन होगा, अच्छा CO2 भी होगा, लेकिन अमाउंट क्या होगा इसका, कम होगा, CO2 का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। जबकि अब देखिए ध्यान से कहानी को समझिए, कहानी क्या है, यहां से क्या हुआ, ब्लड वेसल्स यहाँ आके ओपन हुआ है, ठीक है, यहाँ से ब्लड वेसल्स क्या करेगा, पहले लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जाने के बाद कहाँ ओपन हो जाएगा, तो ये जा करके यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। कहाँ ओपन हो जाएगा ये, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में जाकर ओपन होगा। अब देखिए क्या होता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता था, यहाँ से सारा ब्लड क्या करता है, इंटर करता है, और यहाँ से इंटर करके ब्लड क्या हो जाएगा, इस तरीका से आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचेगा, लंग्स के पास। अब जैसे ही लंग्स के पास, अब समझिए ये जो ब्लड जा रहा है कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, ये ब्लड कैसा है, इम्प्योर ब्लड है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अब क्या है, इम्प्योर ब्लड है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CO2 का अमाउंट ज्यादा होगा, और O2 का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। अब जैसी CO2 का अमाउंट यहाँ पे ज्यादा है, तो देखिए लंग्स के अंदर CO2 का अमाउंट क्या है, कम, तो CO2 क्या होगा, यहाँ से निकल करके कहाँ जाएगा, लंग्स की ओर जाएगा, और लंग्स से O2 निकल करके कहाँ आएगा, ब्लड में आएगा, ठीक है। क्योंकि अमाउंट यानी हमारे पास ग्रेडियंट का डिफरेंस था, इसीलिए ऐसा हुआ। अब जैसे ही ऐसा होगा, तो ब्लड कैसा हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, और जैसे ही ब्लड होगा, देखिए ध्यान से यहां तक अगर आप बात करते, इम्प्योर ब्लड था, इसलिए ना इसको आप बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। देखिए एक बात समझिएगा, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, जो ब्लड वेसल्स दिखाई दे रहा है इसको आप क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं। पल्मोनरी आर्टरी कहने का मतलब क्या हो, देखिए अगर आप इसको आर्टरी बोलते हैं, आप लोग को कई बार बताया गया होगा, आपके स्कूल टीचर्स ने बताए होंगे कि हमारे पास जो पल्मोनरी आर्टरी होता है, देखिए आर्टरी जो होता है ना, वो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आर्टरी क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रहा है, ठीक है। फिर भी इसको आर्टरी हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, बोलना चाहिए क्या, वेन बोलना चाहिए, जबकि इसको हम क्या बोल रहे हैं, आर्टरी बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये गलत हम बता रहे हैं, नहीं ये गलत नहीं बता रहे हैं। हमारे पास अगर आर्टरी का बात करें, तो आर्टरी का एक डेफिनेशन तो वो बनता ही है कि एक ऐसा ब्लड वेसल्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, उसको हम आर्टरी बोलते हैं। आर्टरी का एक बढ़िया डेफिनेशन, यूनिवर्सल डेफिनेशन क्या है ना, एक ऐसा ब्लड वेसल्स जो हार्ट से ब्लड को दूर ले जाता है, जैसे कि यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स कर रहा है कि ब्लड से क्या, हार्ट से क्या कर रहा है, ब्लड को खींच करके हार्ट से कहाँ ले जा रहा है, बाहर, यानी दूर ले जा रहा है, और दूर ले जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, आर्टरी बोलेंगे, ठीक है। और पल्मोनरी शब्द कहाँ से आया, लंग्स से आया है, क्योंकि ये आर्टरी अभी इंटर कहाँ करने वाला है, लंग्स के अंदर करने वाला है, इसीलिए यहाँ पे कौन आया, पल्मोनरी आर्टरी आया, ठीक है। अच्छा, इस पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये एक्सेप्शन है, ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो हमारे पास अगर बात करें कि पल्मोनरी आर्टरी इसको क्यों बोल रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं क्योंकि ये आर्टरी क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से कहाँ ले जाता है, लंग्स की तरफ ले जाता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, ठीक है, ऐसा। अब क्या हुआ, जैसे ही हार्ट के लंग्स के पास आया है ये ब्लड, तो ये गैसियस एक्सचेंज किया, अच्छा किसके थ्रू करेगा, तो थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू क्या करेगा, गैसियस एक्सचेंज करेगा, जिसके वजह से ये इम्प्योर से कैसा हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। और जैसे ये प्योर हो जाएगा, तो इस ब्लड वेसल्स का नाम अब पल्मोनरी आर्टरी नहीं होगा, इसका नाम होगा पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब फिर से कंफ्यूजन कि वेन हमारे पास तो CO2 ब्लड लेना चाहिए था, ये O2 लाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, ऐसा देखिए, ये जो है, ये जो ब्लड वेसल्स है, ये हमारे पास क्या है, प्योर लेकर का आ रहा ब्लड, ठीक है, यहाँ से ये क्या कर रहा है, प्योर ब्लड को यहाँ से लेकर का रहा है, ये जो ब्लड आया है कौन सा ब्लड, प्योर ब्लड, ठीक है। तो ये जो आर्टरी दिखाई दे रहा है, इस आर्टरी को देखिए, इसका नाम होता क्या है, इसका नाम होता है पल्मोनरी
पल्मोनरी वेन, इसका नाम क्या है, पल्मोनरी वेन, ठीक है। जबकि इसमें है क्या, O2 वाला ब्लड है, यानी प्योर ब्लड है, ठीक है। अगर प्योर ब्लड है तो इसको हमको क्या बोलना चाहिए था, इसको हम लोग को आर्टरी बोलना चाहिए, जबकि बोल क्या रहे, वेन, ठीक है। तो वेन का फिर से एक हमको आपको कहानी बता रही यूनिवर्सल, कि वेन किसको बोलते हैं, हमारे पास एक ऐसा ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट की तरफ लाता है, उसको आप क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम वेन बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अब ऐसा नहीं मिलेगा, यही दो टर्म मिलता है यहाँ पे जो ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, अब और नहीं मिलेगा। अब क्या होगा समझिए, अब यहाँ पे ब्लड प्योर हो करके यानी ऑक्सीजनेटेड हो करके कहां तक आ चुका है, ये आ चुका है लेफ्ट एट्रियम तक। अब जैसे ही लेफ्ट एट्रियम तक आया है, अब क्या होगा समझिए, राइट, देखिए अभी राइट वेंट्रिकल क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड निकल करके लंग्स के पास गया, लंग्स में डिफ्यूजन होकर क्या हुआ, हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैस हुआ, और एक्सचेंज ऑफ गैस होकर के लेफ्ट एट्रियम तक आया, ठीक है। अब क्या होगा, वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेगा और एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड क्या करेगा, प्योर ब्लड इस बाइकस्पिड वॉल पे प्रेशर जनरेट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये बाइकस्पिड वॉल ओपन हो जाएगा और सारा का सारा ब्लड, ठीक है, सारा का सारा ब्लड क्या हो जाएगा, यहां से निकल करके कहां आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब देखिए जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, अब क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा और एट्रियम रिलैक्स करना शुरू करेगा, ठीक है। अब जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा, यानी कि अब वेंट्रिकल क्या करेगा, ब्लड पे प्रेशर जनरेट करेगा, लेकिन होता यह है कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना बंद करता है और एट्रियम रिलैक्स करना शुरू करेगा, तो फिर से ये मिट्रल वॉल्व ट्राइकस्पिड की तरह धोखा देकर बंद हो जाएगा। अब ये बंद होगा तो वापस ब्लड कहाँ जाएगा, नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इसको ले जाने के लिए नेचर क्या किया है, हमारे हार्ट में राइट वेंट्रिकल, सॉरी, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या किया है ना, एक ब्लड वेसल्स बना के दिया है, ठीक, कुछ इस प्रकार से, ऐसा, जो क्या करेगा, इस तरह से बॉडी के बाहर ये ओपन हो जाता है, ये ब्लड वेसल्स, ठीक है, ऐसा। अब समझिएगा बात, हम समझाते हैं थोड़ा सा, समझिए क्या होगा, जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्योर ब्लड, यहां से होते हुए कहाँ चला जाएगा, ये बॉडी के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये बॉडी के बाहर कहाँ जाएगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको आप क्या बोलते हैं, इस ब्लड वेसल्स को, इसको आप आयोटा बोलते हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। ये बॉडी का सबसे बड़ा आर्टरी है, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये कहाँ चल जाएगा, बॉडी में चल जाएगा। बॉडी में जाने के बाद बॉडी में जाने के बाद टिश्यू में फिर से एक्सचेंज ऑफ गैस करेगा, अब एक्सचेंज ऑफ गैस करके और फिर से वेना कैवा के थ्रू क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम में चला जाएगा, ठीक है। तो ये है आयोटा, बॉडी का सबसे बड़ा आर्टरी कौन सा है, आयोटा है, सबसे बड़ा वेन कौन है, वेना कैवा है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन छूट गया है ना, छूट क्या गया समझिएगा, छूट ये गया है कि हमारे पास ये जो आयोटा है और जो पल्मोनरी आर्टरी है, इसके बिल्कुल इंड वाले पार्ट पर, इसके बिल्कुल इंड वाले पार्ट पर इसे मान लेते हैं ये पल्मोनरी आर्टरी, जो राइट वेंट्रिकल से निकल रहा था, इसके बिल्कुल यहां पर एक वॉल्व लगा होता है, इसको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। और ये जो आयोटा है ना, ये जो आयोटा है, इस आयोटा के भी नीचे नीचे बेस वाले पार्ट पे क्या होता है, एक वॉल्व लगा होता है, जिसको आप बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों का नाम क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो हार्ट में टोटल 3 वॉल्व हम बताए हैं, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और सेमी ल्यूनर वॉल्व बताए, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास क्या वर्किंग ऑफ हार्ट है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को और समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सिंपल बात है जो हम लोग क्या कर चुके हैं, अभी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और चीजों को और आपको समझाएंगे, ठीक है। अब देखिए छोटा छोटा बात अब और
बचा हुआ, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड पार्ट हम लोग का भी बचा हुआ, उसको अभी खत्म नहीं किए, ठीक है। या फिर थर्ड पार्ट को पहले खत्म कर लेते हैं, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा शायद। या फिर एक थोड़ा सा कहानी को समझा देते हैं, समझिए। हमारे पास अगर बात करते हैं, समझिएगा, आप लोग को बताया गया कि हार्ट क्या करता है, बीट करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हार्ट बीट के बारे में जानकारी हम देते हैं, समझिए। हार्ट बीट, हार्ट बीट किसको बोलते हैं, तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सिएशन को एक साथ मिला करके हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सिएशन, the contraction and relaxation of heart, the contraction and relaxation of heart, commonly called, commonly called heartbeat। इसको आप एक साथ क्या बोलते हैं, हार्टबीट बोलते हैं, ठीक है। आपको पता है कि एक नॉर्मल पर्सन में, एक हेल्दी पर्सन में, हमारे पास अगर बात करें तो जो हार्ट बीट है वो कितना होता है, 72 बीट पर मिनट होता है, ठीक है। अच्छा, ये हार्ट जो बीट करता है ना, ये हार्ट क्या करता है, खुद जनरेट करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि हार्ट बीट, हार्ट बीट जनरेटेड बाय, हार्ट बीट जनरेटेड बाय हार्ट इटसेल्फ, हार्ट इटसेल्फ, ठीक है। ये जो हार्ट बीट जनरेट होता है, ये हार्ट क्या करता है, खुद जनरेट करता है। अब बात ये है कि कैसे जनरेट करता है, ठीक है। तो समझिएगा, हार्ट जो होता है ना, हार्ट में जो हार्ट बीट देखिए, हार्ट बीट को बढ़ाना और घटाना ये ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है, मेडुला वाला पार्ट। जबकि बीट जनरेट करना है, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करना है, तो वो खुद हार्ट करता है। कैसे करता है, इस हार्ट के अंदर बात करें तो हार्ट बना हुआ का चीज है, कार्डियक मसल से या कार्डियक टिश्यू बोल सकते हैं। इसी टिश्यू में से कुछ टिश्यू स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, यानी अपने काम को अलग कर लेते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं, और ये हार्ट बीट को जनरेट करने का काम करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं हम समझाते हैं, ठीक है। तो हम लोग को जो अच्छा, इसे स्पेशलाइज टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, न्यूरल टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो अब आइए इस बात को हम समझते हैं, चलिए। तो पहले एक डायग्राम बनाते हैं हार्ट का और समझाते हैं, समझिए। तो यहाँ पे हम न्यूरल टिश्यू को पढ़ रहे हैं, समझिए। हार्ट में अगर बात करें तो तीन डिफरेंट टाइप के न्यूरल टिश्यूज है, ठीक है। न्यूरल टिश्यूज क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तब क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं मॉडिफाइड, मॉडिफाइड कार्डियक टिश्यू, ठीक है, मॉडिफाइड कार्डियक टिश्यू। मॉडिफाइड कार्डियक टिश्यू को क्या बोलते हैं, न्यूरल टिश्यू बोलते हैं, ठीक है, ऐसा। अब ध्यान दीजिए, कहाँ कहाँ है इस बात को समझिए। ये मेनली होता है कि एगो कितना तरह का है, तीन तरह का। ये मेनली तीन तरह के हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ है देखिएगा, यहाँ पे कौन था, आपका ट्राइकस्पिड वॉल, और यहाँ पे कौन था अपना बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। चलिए, तो कार्डियक टिश्यू जो है, सॉरी न्यूरल टिश्यू जो है,
ये हमारे पास मेनली तीन तरह के हैं। एक है हमारे पास कौन सा, एक है हमारे पास एसए नोड, एक है हमारे पास एवी नोड, ठीक है, और एक हमारे पास क्या, पुरकिंजे फाइबर, ठीक है। एसए नोड का मतलब क्या, साइनो ऑरिकुलर नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, ठीक है। एवी नोड का मतलब क्या है, साइनो वेंट्रिकुलर नोड, साइनो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। अच्छा, कहाँ कहाँ है इसको हम बताते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर राइट एट्रियम के ऊपर वाले कॉर्नर में, यहाँ पर एक ऐसा बल्जिंग पार्ट मिलेगा। इसी बल्जिंग पार्ट को आप क्या बोलते हैं, ऐसे नोड कहते हैं, ठीक है। और ये सबसे मेन होता है ऐसे नोड, ठीक है। इस ऐसे नोड से क्या होता है ना, इस तरह से बहुत सारा फाइबर निकलता है जो हमारे पूरे हार्ट में क्या करता है, इस तरह से बटा होता है, ठीक है। इस प्रकार से हार्ट के वॉल में क्या है, ये इस प्रकार से बटा हुआ है, ठीक है, इस तरह से ऐसा। और ये यहाँ पर आकर के एक और हमारे पास मस बोल सकते हैं न्यूरल टिश्यू है, जिसको बोलते हैं एवी नोड। एवी नोड बोलने का मेन रीजन ये है कि ये हमारे पास कहाँ होता है, ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर सेप्टम के जंक्शन पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से भी कई सारा फाइबर निकलता है जो बिल्कुल मिड वाले पार्ट से, इस सेप्टम से होते हुए बंडल के फॉर्म में, ठीक है, इसको बंडल ऑफ हिस कहते हैं, ठीक है। अब ये बंडल ऑफ हिस क्या होता है, आगे जाकर के ऐसा मसल्स में ये इंटर कर जाता है, ठीक है, इस प्रकार से हार्ट के मसल्स में क्या कर जाएगा, ये इंटर कर जाएगा। तो ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको आप क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर। और जो बीच में बंडल दिखाई दे रहा है, इसको आप बंडल ऑफ हिस कहते हैं, ठीक है। तो बंडल ऑफ हिस तो याद नहीं करना है, बस आप पुरकिंजे फाइबर को ध्यान रखिए, समझिएगा। अब एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसका, एसे नोड का। तो लोकेशन पहले समझ लीजिए कि एसे नोड है कहाँ। तो एसे नोड का अगर आप बात करते हैं तो ये कहाँ होता है, इट प्रेजेंट इन कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, कॉर्नर ऑफ राइट, राइट एट्रियम है, हाँ, कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम कहाँ होता है, कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में। वहीं पे अगर बात करें तो एसे नोड का मेन काम क्या है, तो इसका मेन काम होता है इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करना, ठीक है। तो इसका वही काम है, इट जनरेट इलेक्ट्रिक इंपल्स, इलेक्ट्रिक इंपल्स, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करना। अच्छा, कितना जनरेट करता है ये जनरेट करता है 72 बीट पर मिनट, ठीक है, ऐसा ठीक है। तो 72 टाइम क्या करता है, ये बीट करवाने का जिम्मेदारी लेता है कौन, ऐसे नोड, ठीक है। वहीं पे अगर आप बात करें किसका, सेकंड का, डेट इज एवी नोड, ठीक है। तो सेकंड हम लोग बात करें किसका, एवी नोड का। एवी नोड का अगर आप बात करें, एवी नोड का अगर आप बात करें तो ये कहाँ होता है, तो इट प्रेजेंट एट एट अगर हम बात करें तो ये कहाँ है, तो आप बोल सकते हैं कि इट प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ auricular and ventricular, it present at the junction of auricular and ventricle। ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के जंक्शन पे बैठा होता है कौन, एवी नोड, ठीक है। तो एवी नोड का अगर आप बात करें, एवी नोड का अगर आप बात करें तो कहाँ होता है, ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर के जंक्शन पे होता है। और ये हमारे पास अगर बात करें तो ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करने का काम करेगा। कितना जनरेट करता है ये, तो आप इसको बोल सकते हैं 40 to 45
बीट पर मिनट जनरेट करता है। ठीक है, यानी उससे थोड़ा ये कमजोर है। और वहीं पे अगर बात करें तीसरा, पुरकिंजे फाइबर का। ठीक है, तो पुरकिंजे फाइबर हमारे पास अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आप बोल सकते हैं कि इट प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल। ये वेंट्रिकल के वॉल में होता है। ठीक है, इसका भी काम क्या, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करना। ये जनरेट करना करता है 20 to 25 बीट पर मिनट। ठीक है, अच्छा ये काम कैसे करेगा, ध्यान रखिएगा कि जब तक एवी नोड खराब नहीं होगा ना, तब तक एवी नोड ही इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करेगा। अगर एवी नोड किसी कारण से खराब हो जाता है, तब जाके जिम्मेदारी किस पर आ जाएगा, सॉरी एसए नोड जब खराब हो जाएगा तब जिम्मेदारी किस पर आएगा, एवी नोड पर आएगा। जब एवी नोड खराब होगा तब जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगा, पुरकिंजे फाइबर के ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, न्यूरल टिश्यू था, जो हमारे हार्ट में क्या है, प्रेजेंट है, और इस प्रकार से ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि हार्ट के बीट को बढ़ाने और घटाने का काम कौन करता है, मेडुला ऑफ ब्रेन करता है। जबकि अब बात करें जनरेट करने का काम, तो जनरेट करने का काम हार्ट क्या करता है, खुद कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहानी है किसका, ये पूरा का पूरा लेखा जोखा है हार्ट का। ठीक है, तो ये पूरा हार्ट क्या हुआ, खत्म हुआ। अगर ये कुछ कुछ बातें बचा हुआ है, जो बातें हम क्या करेंगे अगले क्लास में कवर अप करते हुए कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे सबसे लास्ट में किसका, रक्त वाहिनी, ब्लड वेसल्स का बात करेंगे। ठीक है, और फिर पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। यानी मैक्स टू मैक्स अगले क्लास में क्या होगा, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए। इतना इनफ है आज के लिए। चलिए, धन्यवाद।